हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम डिफरेंट टर्म यूज़ करते हैं और अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जैसे यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन। इनमें बेसिकली क्या अंतर है, क्या ये एक कंट्रीज है या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। और साथ ही जानेंगे कि यूरोपीय यूनियन, यूरोजोन में क्या अंतर है, इनमें से किन कंट्रीज ने शेंजन वीज़ा एग्रीमेंट साइन किया है। इन सभी टर्म्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये दो वीडियो की सीरीज है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होगा ब्रेग्जिट को समझना। जी हाँ, यूके का यूरोपीय यूनियन से अलग होना ब्रेग्जिट कहलाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा यूके बेसिकली है क्या, और साथ ही समझना होगा यूरोपीय यूनियन क्या है, कैसे बना। तो इस वीडियो में हम इन सारी टर्म्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेग्जिट कैसे हुआ उस चीज को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं। तो ब्रिटिश आइल्स जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस मैप में आप जो रेक्टेंगल में देख रहे हैं वो ब्रिटिश आइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ब्रिटिश आइल्स की बात करें तो यहाँ पर छोटे बड़े कुल मिला के लगभग 6000 के आसपास द्वीप हैं। लेकिन हमें सिर्फ दो महत्वपूर्ण द्वीपों को यहाँ पर समझना है, जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ठीक। तो ग्रेट ब्रिटेन को जानते हैं, यह वर्ल्ड का नाइन्थ वो ब्रिटिश आइल्स का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके पश्चिम में आयरलैंड है और इंग्लिश चैनल तथा नॉर्दर्न सी इसे यूरोप के मेनलैंड से अलग करता है। साथ ही अब अगर हम आयरलैंड द्वीप की बात करें तो यह यूरोप का तीसरा और ब्रिटिश द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। अब आइए हम समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बेसिक अंतर क्या है। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं। तो जब भी हम ग्रेट ब्रिटेन शब्द सुनते हैं तो याद रखिएगा ये एक ज्योग्राफिकल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं, जो हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। आप इस मैप में देख सकते हैं, जो ब्लू में है वो स्कॉटलैंड है, जो येलो में है वो इंग्लैंड है, और जो रेड में है वो वेल्स है। ये पूरी ज्योग्राफी कल एरिया ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। साथ ही जब हम यूके की बात करें तो यूके एक सॉवरिंग स्टेट है। मीन्स ये अपना खुद का लॉ बनाते हैं, सेल्फ गवर्न है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन एक ज्योग्राफिकल टर्म थी, वहीं यूके एक पॉलिटिकल टर्म है। इसका जो ऑफिशियल नेम है, फुल फॉर्म है, वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन की कंट्रीज मीन्स स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और साथ ही आयरलैंड द्वीप समूह में से नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। तो इन सब को मिलकर बनता है यूके। वहीं जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो ये यूके का पार्ट नहीं है, ये खुद एक सॉवरेन स्टेट है। ओके। और अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, इंग्लैंड को यूके मानते हैं, जबकि अब आप समझ गए होंगे जो यूके है वो इन चार कंट्रीज से मिलकर बना है, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन जब भी हम ब्रिटिश पीपल्स की बात करते हैं तो वो होता है वेल्स और इंग्लैंड। हम इसको यहाँ पर इस वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जो बड़े घेरे में है वो ब्रिटिश आइल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत जो दो ग्रीन सर्कल्स हैं वो ब्रिटिश आइल्स के दो द्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स कंट्री है, और आयरलैंड के अंतर्गत रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये ज्योग्राफी की बात हुई। वहीं अगर हम पॉलिटिकल वे में यूनाइटेड किंगडम की जब बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन की ज्योग्राफी से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स उसमें शामिल, और साथ ही आयरलैंड ज्योग्राफी से नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। उम्मीद करता हूं आपको अब ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। तो यूरोपीय यूनियन जो आज हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पार्टनरशिप है बिटवीन 27 कंट्रीज। इसकी अगर हम कंबाइंड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड का लगभग 30% इनके पास है। ईयू आज जो सिंगल मार्केट है उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, गुड्स है, सर्विसेज है, फ्रॉम वन मेंबर कंट्री टू अनदर मेंबर कंट्री। बहुत सारे ईयू कंट्रीज ने अपनी एक कॉमन करेंसी को भी शेयर करना शुरू कर दिया है, जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं। और साथ ही इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने एक सेंजन एग्रीमेंट साइन किया है, सेंजन वीज़ा एग्रीमेंट साइन किया है। जिसका मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट को साइन करने वाली जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए हम समझते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ।
तो ईयू जो है जिसे हम आज देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू के समय तक ये काफ़ी फ्रेगमेंट था, काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था। हमें यहाँ पर जब हम ईयू को समझेंगे तो हमें दो हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर टू से लेकर तो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने तक, मीन्स 1944-45 से लेकर तो हम 1991 तक। और सेकंड हिस्से में हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बाद से लेकर तो ब्रेग्जिट के पहले तक, मीन्स 1991 के बाद से लेकर तो 2016 तक की स्थिति को। तो आज हम जिस वाइब्रेंट इंटीग्रेटेड यूरोप को देख रहे हैं वो पहले नहीं था ऐसा। वर्ल्ड वॉर टू के समय में काफ़ी इसमें फ्रेगमेंट्स थे, लेकिन जो कुछ जीनियस लोगों ने ईयू के आइडिया का सपना देखा, यूरोपीय यूनियन के कंबाइन आइडिया का सपना देखा, और उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर टू का मेन कारण था अति राष्ट्रवाद, उसको थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करी। और उन्होंने सोचा कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाने के लिए हमें एक ट्रेड को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसकी बुनियाद आइडिया ऑफ ट्रेड पर रखी, जिसकी शुरुआत लगभग 1945 के पोस्टमैन कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। जी हाँ, पोस्टमैन कॉन्फ्रेंस में जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्ल्ड वॉर टू का जो कारण राष्ट्र है जर्मनी, उसके उसे चार हिस्सों में डिवाइड किया जाए और एक हिस्सा फ्रांस को, एक यूके को, एक यूएसए को और एक सोवियत यूनियन को दिया जाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था कि अगर जर्मनी को डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो फिर से युद्ध स्टार्ट नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ बता दूं जो वेस्ट जर्मनी था वो काफ़ी समृद्ध रहा है। वर्ल्ड वॉर टू के पहले भी कई दशक उसने यूरोप को लीड किया है। यहाँ पर हम यूरोप के सर्कमस्टेंसेस को भी दो नज़रिए से समझेंगे। एक नज़रिया होगा यूएसए का और दूसरा होगा सोवियत यूनियन का। यूएसए वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी काफ़ी स्ट्रांग इकोनॉमी बना हुआ था। जब 1948 का मार्शल लॉ आया उसमें यूएस ने $30 बिलियन दिए वेस्ट यूरोप को हेल्प करने के लिए, जिसमें युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के साथ साथ जो मार्शल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी किया गया। उस इम्प्लीमेंटेशन में जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको भी हटाया गया और साथ में कुछ इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन का भी काम शुरू हुआ। यूएस का इसके पीछे इंटरेस्ट ये था कि अगर यूरोप को वो फिर से बिल्ड करने में मदद करता है तो जो सोवियत कम्युनलिज्म है उसको बढ़ने से आगे रोक सकता है। वहीं सोवियत जो यूनियन था उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि ये डॉलर डोमिनेंट प्लान है और अपनी पकड़ ईस्ट यूरोप में बढ़ानी शुरू कर दी, जिसमें प्रमुख कंट्रीज थी हंगरी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। फिर 1948 में मार्शल प्लान का ही इम्प्लीमेंट ऑफिशियली रूप से हुआ, जिसमें OEEC मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन का निर्माण हुआ, जो 1958 तक यूरोप में करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के एक एग्रीमेंट तक पहुंच गया था। वहीं 1949 में क्या हुआ कि यूएस ने कनाडा तथा अपने वेस्ट यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर नाटो की स्थापना की। यह एक तरह का म्यूचुअल डिफेंस अलायंस था कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है बाहरी कंट्री का तो वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। जिस तरह से वेस्ट यूरोप और अमेरिका शेप ले रहा था वैसे ही उधर सोवियत ब्लॉक भी शेप ले रहा था और सोवियत यूनियन ने नाटो के जवाब में ईस्ट यूरोपियन कंट्री के साथ कोमेकॉन, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, की स्थापना की। और नेक्स्ट ईयर ही हमें ये भी पता है कि एटम बम का एक्सप्लोज किया सोवियत यूनियन ने, दिखाया कि हमारे पास एटम बम की क्षमता है, जिससे वेस्ट यूरोप में काफ़ी एंजाइटी पैदा हुई और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसे यूनियन की ज़रूरत है जिससे हम सब साथ मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड वॉर टू के समय भी हुई जिसने यूरोपीय यूनियन को काफ़ी इनकरेज किया, वो था बेनेलेक्स। जी हाँ, बेनेलेक्स एक ट्रीटी थी जिसमें तीन कंट्रीज थी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, जिन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया था। इसमें फ्री मूवमेंट था वर्कर्स, कैपिटल, सर्विसेज और गुड्स का। इसके सक्सेस से प्रभावित होकर ही यूरोपीय यूनियन जो है एक शेप लेने लगा, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप अगर हम माने तो जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं रॉबर्ट श्यूमैन, उनका श्यूमैन डिक्लेरेशन है 1950 का। जी हाँ, रॉबर्ट श्यूमैन को ही वन ऑफ द फाउंडिंग फादर माना जाता है यूरोपियन यूनिटी का। और ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि
जो यूरोप डे मनाया जाता है वो उनके ऑनर में भी मनाया जाता है। साथ ही स्यूमेन डिक्लेरेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के रूप में देखा गया, जिसमें बेनेलेक्स कंट्री मीन्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के अलावा इसमें फ्रांस, इटली और वेस्ट जर्मनी भी शामिल हुए, और इन्होंने स्टील और कोल के ऊपर से अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाया। और साथ ही 1957 में जो ट्रीटी ऑफ रोम हुई उसमें एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, जिसमें कॉमन मार्केट बनाया गया। कोल और स्टील के अलावा भी इसमें दूसरे एरिया को इंटीग्रेट किया गया। अब यहाँ आप इस मैप में समझ सकते हैं जो बेनेलक्स कंट्री है वो कहाँ है, और फिर उसके नीचे जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की है वो है। अब सोवियत यूनियन भी शांत नहीं बैठने वाला था, तो उसने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक वार्सा पैक्ट बनाया, और साथ ही 1961 में ईस्ट जर्मनी को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया कि वो बर्लिन वॉल को बिल्ड करें। यहाँ से यूरोप पूरी तरीके से दो हिस्सों में हमें बढ़ता हुआ नजर आने लगा। इधर जो ईईसी था वो तेजी से विस्तार कर रहा था, तथा 1967 तक इसमें डेनमार्क, यूके और आयरलैंड जैसे देश जुड़े, और साथ ही 1980s तक इसमें ग्रीस, पोर्चुगल और स्पेन भी शामिल हुए, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। 1987 में यूएस प्रेसिडेंट जो रोनाल्ड रोगन थे, वो उनकी एक बर्लिन में बहुत ही फेमस स्पीच हुई, वो बर्लिन आए और बहुत फेमस स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट सोवियत जनरल सेक्रेटरी जो गॉर्बेचोव थे उनको पॉइंट आउट किया, और कहा कि अगर आप पीस चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं, तो आपको बर्लिन वॉल को हटाना पड़ेगा। 2 वर्ष बाद ही 1989 में जो यूनाइटेड जो सोवियत यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बर्लिन को ये ऑर्डर वॉल गिराने के लिए अलाउ कर दिया, और यहीं से यूएसएसआर का जो डिसोसिएशन था वो एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। और 1991 में हम सब लोगों को पता है कि यूएसएसआर का डिसोसिएशन हो गया, और यहाँ से कोल्ड वॉर का एंड होता है। कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद यूरोप के सामने न्यू चैलेंजेस थे, जैसे माइग्रेशन का इशू था, यूरोप की सुरक्षा का इशू था, इकोनॉमिक इशू था। इन सब के बीच जो मेन काम किया वो 1992 की मॉस्ट्रिच संधि ने किया। मॉस्ट्रिच संधि एक मेजर माइलस्टोन है यूरोपीय यूनियन को बनाने में, और यहाँ से यूरोप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया गया। साथ ही इस ट्रीटी ने एक यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी सभी कंट्री मेंबर्स के लिए और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई। साथ ही साथ जस्टिस और होम अफेयर्स के क्षेत्र में भी इन्होंने कॉपरेशन की इस ट्रीटी में बात करी, और यहाँ से ईईसी का नाम चेंज होकर ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन हो गया। मॉस्ट्रिक ट्रीटी में ही एक और क्लियर रोड मैप बनाया गया एक सिंगल करेंसी का। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर काफ़ी देशों की अगर करेंसी एक ही होगी तो कंट्री टू कंट्री ट्रेड आसानी से होगा, साथ ही पीपल टू पीपल ट्रेड भी आसानी होगा, और एक ही करेंसी लोगों को आपस में बांधने का काम भी करेगी। फिर आगे आते हैं हम तो 1999 तक इन मेंबर कंट्रीज में से 11 कंट्रीज ने जो सिंगल करेंसी एग्रीमेंट को साइन किया, जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं। यूरो नोट्स और कॉइन जो है वो सर्कुलेशन में 3 साल बाद आए, और इनका चलन जारी हुआ 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ हुआ। ईयू ने साथ ही फिर अपना एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाया। जी हाँ, 2003 में यूरोपीय संसद की स्थापना हुई। जो यूरोपीय पार्लियामेंट है वो ब्रुसेल्स में है। ये पार्लियामेंट एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स को। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक और महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम यूरोपीय काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ये साल में 4 बार मिलते हैं, और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसे हम यूरोपीय कमीशन के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रायंगल है जिसे आप देख रहे हैं ये मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईयू की, यूरोपीय कमीशन, द काउंसिल ऑफ यूरोप एंड यूरोपीय पार्लियामेंट। आगे अगर हम जाने तो इन्हीं लोगों ने आगे फिर जो ईयू है उन्होंने एक कॉमन कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी स्थापना की, जो कि लग्जमबर्ग में है।
इनमें हर ईयू कंट्री मेंबर में से एक एक जज होता है और इस कोर्ट का जो काम होता है टू इंश्योर द ईयू लॉ, मतलब जो भी ईयू के लॉ बन रहे हैं उनको पूरी तरीके से इंश्योर करना, और जो भी ईयू दूसरे देशों के साथ या कहीं पर भी ट्रीटी करता है उसको करेक्टली इंटरप्रेट करना और अप्लाइड करना, ये यहाँ का काम है। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है एक, जो कि फ्रैंकफर्ट में है, जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि यूरोजोन कंट्रीज है वहाँ का ध्यान रखेगा। यूरोजोन कंट्रीज की इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि फ्रैंकफर्ट में है ये। और इसी के अलावा फिर बाद में काफ़ी ईयू कंट्रीज़ ने एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़े और उन्होंने शेंजन एग्रीमेंट किया। शेंजन एग्रीमेंट ने क्या किया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो पीपल हैं आपस में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पासपोर्ट चेक की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जब हम लोग भी अगर किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और अगर हमें शेंजन वीज़ा मिलता है तो जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होती, हमें एक ही वीज़ा लेने पर इन सारी कंट्रीज़ में हम घूम सकते हैं। ओके। अब अगर हम बात करें सॉरी अब अगर हम बात करें तो जो ईयू बना है आज, उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका कल्चर अलग है। और अगर कंबाइंड रूप से बात करें तो भारत और चाइना और भारत के बाद जो यूरोपीय यूनियन कंबाइंड रूप से थर्ड सबसे बड़ी पॉपुलेशन में है। साथ ही इसकी अगर जीडीपी देखें तो ये कंबाइंड जीडीपी यूएस से भी ज़्यादा है। और इसका जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है गुड्स में। साथ ही 23 ऑफिशियल लैंग्वेज यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के साथ साथ आगे बढ़ना हमेशा कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज पैदा करता है। कुछ कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन में अभी शामिल भी होना चाहती हैं, ये लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो यूरोपीय यूनियन में हैं, वो इससे अब अलग भी होना चाहती हैं। इसके कई कारण हैं, कुछ कंट्रीज़ का आपस में कुछ इंटरेस्ट है और साथ ही कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स और दबाव के कारण जो अपोजिशन है वो हमेशा यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की बात करता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को जिनमें भाषा अलग है, कल्चर अलग है, उनका साथ आना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसने वर्ल्ड को एक दिशा भी दिखाई है कि किस तरह से लोग आपस में साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन जब इतने सारे डिफरेंसेस हो तो सही बात है कि ये कहीं ना कहीं टूटेगा, बिखरेगा, फिर बनेगा, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो ईयू है उसका जो शेप है वो लगातार बदल रहा है और इसका साइज़ भी लगातार बदल रहा है, जिसे हम ब्रेग्जिट के रूप में भी एक तरह से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेग्जिट के ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से डिफरेंट टर्म जो यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन की है वो समझ में आई होगी, और साथ ही यूरोपीय यूनियन के हिस्ट्री क्या रही, ये कैसे बना, ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।